हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जीवों के या सजीवों के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे कि जो रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उनके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण क्यों करते हैं। रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा, जो विभिन्न वर्ग बने, उनमें जो आधारभूत इकाई रहती है, उनको स्टडी करने के लिए, उनके अध्ययन के लिए जो जाति बनती है, जैसे हम जीवों की बात करें कि मानव जाति की बात करें, उनके विशिष्ट लक्षणों की पहचान कैसे होती है, उन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। और उसमें हम 3 मुख्य लक्षणों की बात करते हैं। एक कि वो उनका कोशिकीय संरचना, कोशिकीय आधार कैसा है जीवों का, वो किस प्रकार पोषण को प्राप्त करते हैं, पोषण के उनके स्रोत क्या हैं, क्या वो स्वपोषी हैं या वो विषमपोषी हैं, वो उनका जो शारीरिक संरचना है, उनकी संगठन है, वो किस प्रकार का है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अलग अलग से जो जीवों के ग्रुप बने व्हिटेकर द्वारा, जैसे बात करें मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, एनिमलिया। अगर हम इन छोटे जीवों की बात कर लें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा या फंजाई की बात करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें सीधे रूप से एक समूह में संगठित रूप में दिखाई नहीं देते, तो इनके बारे में हम जो मुख्य गुणधर्म है वो इसी लेक्चर के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लिखें, बताएंगे आपको। जो प्लांटी और एनिमलिया को आप देखते हो, जीव जंतुओं को आप देखते हो, पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हो अपने आसपास, कितनी लार्ज संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनके बारे में यहाँ सिंपल रूप से, साधारण रूप से, या जो प्लांटी के गुण हैं या एनिमलिया गुण है वो बताए जाएंगे इस लेक्चर में। उसके बाद जो अलग अलग प्लांटी का किन भागों में इनको बांटा जा सकता है, एनिमलिया के आगे कौन कौन से ग्रुप बनाए जा सकते हैं, वो आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही तो बात करते हैं मोनेरा की। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी इनकी पहचान करनी है आपने, तो आपने 3 बातें देखनी है। एक, कोशिकीय स्तर देखना है आपने कि एक कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय जीव हैं। दूसरा, आपने देखना है कि वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, वो स्वपोषी हैं या वो विषमपोषी हैं। तीसरा, आपने देखना है उनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक संगठन के बारे में बात करनी है। कौन कौन से जीव उनके अंदर आ जाते हैं, इस ग्रुप में रखा जाता है, उनके उदाहरण हो जाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी संरचना वैसे ही याद होती चली जाएगी। तो बात करते हैं पहले मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा की अगर बात की जाए, पहली बात हमने कहा कि वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ जो जीव मोनेरा आएंगे वो एक कोशिकीय जीवों में होते हैं, तो एक कोशिक जीव होते हैं। दूसरी बात आती है कि जो इनका संगठन होता है, शारीरिक संगठन, जो कोशिकीय संगठन होता है इनका, वो इस प्रकार का होता है कि ना तो केंद्रक स्पष्ट होता है और ना केंद्रक झिल्ली उनके अंदर, उनके सराउंडिंग पाई जाती है, चारों तरफ पाई जाती है। अब जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, आपने कोशिका पाठ में पढ़ा हुआ है, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसका मतलब ये कोशिकीय जीव होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं स्वपोषी या फिर विषमपोषी। या ना लिख के वह लिख दें कि दोनों पोषण इनके अंदर पाए जा सकते हैं। तीसरी अगर बात करें तो आप कैसे
उदाहरण दोगे कौन कौन से जीव इनके अंदर आते हैं? मोनेरा में हमने बात की एक कोशिकीय जीव होते हैं, और एक कोशिकीय जीव के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो नीले हरे शैवाल, शैवाल नहीं कह रहे हैं, नीले हरे शैवाल की बात कर रहे हैं, जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। होते बैक्टीरिया ही हैं, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो माइक्रो प्लाज्म होते हैं। तो इन जीवों की अगर बात की जाए, ये मोनेरा ग्रुप के अंदर आते हैं, ये इनकी पहचान होती है। ये उनमें उदाहरण आ जाते हैं। जो शुरुआती जीव माने जाते हैं वो नीले हरे शैवाल माने जाते हैं पृथ्वी पर। इसीलिए संगठन में सबसे पहला जो नाम दिया, जो ग्रुपों में बांटे, जो जगत बने, जगत के अंदर आगे डिवीजन और फाइलम बनाई, तो उसके अंदर हमने मोनेरा नाम लिखा। दूसरा, प्रोटिस्टा की बात आ जाती है। अब जो प्रोटिस्टा होती है उनके कैसे पहचान होगी, इसमें भी हम बात करेंगे कि इसके अंदर भी एक कोशिक जीव होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक। जीव आ जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि केंद्रक की सुस्पष्टता के कारण, केंद्रक झिल्ली बनने के कारण ही उसको हम यूकैरियोटिक जीव बोल देते हैं। दूसरा, पोषण का स्तर क्या रहता है? ये भी स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी, यानी कि दूसरे का बना बनाया भोजन ग्रहण करने वाले भी होते हैं। तो ये स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पाया जाता है इनके अंदर। अब प्रश्न ये भी आ जाता है कि किसी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का नाम बताओ जो स्वपोषी होता है। अब जैसे इसमें जो उदाहरण दिए जाते हैं जीवों के, उसमें हम नाम ले लेते हैं, शैवाल का भी नाम ले लेते हैं। अब नीले हरे शैवाल नहीं लिखा हमने, शैवाल लिखा है। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका भी नाम आ जाता है। जैसे हम बात करें पैरामीशियम की, दूसरी हम बात करें यूग्लिना की, तो ये जीव आ जाएंगे जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब एक कोशिक जो यूकैरियोटिक जीव है वो यूग्लिना होता है। यूग्लिना की अगर संरचना हम देखें तो वो इस प्रकार की होती है। तो यहाँ एक केंद्रक होता है, सुस्पष्ट केंद्रक है। बाकी सारे, अगर ये ग्रीन कलर की बात की जाए तो ये क्लोरोफिल की संरचना होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो कह सकते हैं कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी ये स्वपोषी होते हैं। अब हमने एक धागे जैसी संरचना और बनाई है इसके अंदर, फ्लैजलम। तो प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं उनके अंदर एक गुण और पाया जाता है, उनमें जीवों में गति के लिए एक संरचना पाई जाती है, प्रवर्ध पाए जाते हैं। अब जो ये प्रवर्ध होते हैं उनको फ्लैजला या फिर सीलिया भी बोल देते हैं। तो ये गुणों की पहचान हो जाएगी, उनके उदाहरण हो जाएंगे। तीसरी अगर बात करें हम फंजाई के बारे में, कि जो फंजाई ग्रुप है वो किस प्रकार का होता है। कौन कौन से
उसके इस फंजाई ग्रुप में जीव आ जाएंगे। फंजाई की अगर पहले बात करें तो ये एक कोशिकीय भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके शरीर की संरचना बढ़ती है तो ये बहुकोशिकीय अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं शुरुआत में क्या है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन समय के साथ शारीरिक संरचना विकसित होती है। बहुकोशिक हो जाती है। उसके बाद इसी में अगर बात की जाए कि पोषण कैसा होता है, तो ये विषमपोषी जीव होते हैं। और विषमपोषी जीव में भी इनको दो वर्गों में रखा जाता है। एक वर्ग होता है इनका जिसके अंदर ये मरे हुए या ये बोले कि जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये मृत जीवी भी होते हैं। मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा, ये परजीवी भी होते हैं कि अगर ये जीवित प्राणी के ऊपर हों तो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी जीव होंगे, लेकिन मृतजीवी भी होंगे और परजीवी भी हो सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि ये जीव, इसमें किन किन जीवों को आप रखते हो। फंजाई के अंदर यीस्ट का नाम आ जाता है, मोल्ड आ जाते हैं, और इनके साथ मशरूम का नाम आपने सुना हुआ होगा कि मशरूम, वैसे तो खेती भी की जाती है मशरूम की, लेकिन कुछ विषैले भी होते हैं। वो छतरी टाइप से आपको पौधे लगे मिलेंगे, वो जीव उस टाइप में लगे मिलेंगे जो उनको मशरूम कहते हैं, कि जो संरचना है उनकी वो इस टाइप से होगी। एक संरचना बनी मिल जाती है, तो उनको हम फंजाई बोल देते हैं। तो ये इसके साथ साथ जो फंजाई होते हैं, फंजाइयों में एक और गुण पाया जाता है कि फंजाई साइनोबैक्टीरिया जो होता है, नीले हरे शैवाल जो होते हैं के साथ अंतर संबंध बनाते हैं। तो जो ये अंतर संबंध बनते हैं उसे सहजीविता कहते हैं। और इस तरह जो प्लस में बन जाएगा दोनों के मिलने से, उसको लाइकेन कहा जाता है। अब कई बार पेड़ पौधों की छाल के ऊपर, ऊपरी परत के ऊपर आपको रंगीन धब्बे से उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो पौधे की छाल के ऊपर, तने के ऊपर एक छाल बनती है, कवरिंग बन जाती है, उस छाल के ऊपर रंगीन जो धब्बे होते हैं उन्हें, उन रंगीन धब्बों को ही लाइकेन कहा जाता है। और इस तरह जो संबंध बनता है फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, उसे सहजीविता कहा जाता है। तो इसमें सहजीविता किसे कहते हैं, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में
क्या चीज आ गई, शैवाल आ गया, प्लस में फंजाई आ गई, कवक आ गया। तो ये दोनों, इसको लाइकेन कहा जाता है। ये कहाँ दिखाई देते हैं, पौधे की छाल के ऊपर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारा चौथा जो ग्रुप है प्लांटी के बारे में। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि हम यहाँ सिर्फ इनका सारांश रूप लिखेंगे कि ये कैसे उगते हैं, कौन कौन से गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि प्लांटी और एनिमेलिया एक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, संगठित रूप में पाए जाते हैं, तो इनको अध्ययन करने के लिए इनको आगे अलग अलग समूहों में, ग्रुपों में बांटा जाता है। तो बात करते हैं प्लांटी की। सबसे पहले यही बात कि कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये बहुकोशिक सजीव माने जाएंगे। दूसरी बात, यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर लिखा जाए तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए स्वपोषी होते हैं। तीसरी बात, हमने उदाहरण देने हैं, तो जितने पौधे हैं उनमें से कुछ एक के आप उदाहरण दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जो पांचवा ग्रुप बना होता है एनिमलिया का। अब एनिमलिया के अंदर यही पॉइंट आ जाता है कि श्रम विभाजन होता है सभी जंतुओं के अंदर, अलग अलग अंग बने होते हैं। तो एनिमलिया में जो जीव जंतु आएंगे वो बहुकोशिकीय जीव जंतु होते हैं। दूसरा, यूकैरियोटिक होते हैं। और किसकी बात कर सकते हैं, जैसे ये सब पोषी होते हैं। जितने भी एनिमलिया ग्रुप में जीव जंतु रहेंगे वो विषम पोषी जीव माने जाते हैं, यानी अपना भोजन स्वपोषी जीवों द्वारा जो बनता है उसे ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। किस किस के उदाहरण इसके अंदर रखे जा सकते हैं, जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, संगठित रूप से, वो सभी एनिमलिया में आ जाते हैं। चाहे वो जल के अंदर रहें, चाहे वो स्थल के अंदर रहें, चाहे वो वायु के अंदर रहें, या फिर वो जल या स्थल दोनों पर रहने वाले हों, जिनको उभयचर कहते हैं। तो आज इस लेक्चर का मुख्य जो बात रही ये रही कि वर्गीकरण हमने किया, जीवों को हमने रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा इन ग्रुपों में बांट दिया गया। उनका अध्ययन करना, अगर सरल अध्ययन करना हो तो हमने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो 3 चीज़ें क्या रही कि वो कोशिकीय संरचना उनकी कैसी रही, वो यूकैरियोटिक थे या वो प्रोकैरियोटिक थे, उनमें पोषण किस प्रकार का रहा, उनमें हम किन किन के उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं, इनके बारे में लिखना भी सरल हो जाता है। तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर जीवों को वर्गीकृत किया कि कौन कौन से वर्ग होंगे और कौन कौन से उनके अंदर गुण धर्म या उनकी पहचान कैसी होती है।